कि क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कहता हूँ कि स्वाभिमान की जिंदगी तो जीनी ही चाहिए। तो कल्याण सिंह जी ने पहले मुझे बधाई दी और फिर मुझसे कहने लगे आज हम राजनीति पे नहीं, आज हम रणनीति पे बोलो। लोग पूछते हैं भाई आपका राजनीति में गुरु कौन है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे पिताजी के दो शब्द ही मेरे गुरु मंत्र, कि अगर तेरे कानों में किसी गरीब को सताने की आवाज या आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम कर। मेरे काम करने का तरीका, लोगों के साथ भाईचारा, भाईबंदी, आपसदारी का बर्ताव करने का मैंने गांव में बहुत काम कराया, इसीलिए लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ। गांव में ही नहीं हुआ बल्कि आसपास के गांवों में भी लोग ये कहने लगे प्रधान तो देखो उस गांव का है शरफाबाद का। आपको बाहुबली कहा जाता है। जराइम की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से आपका कैसे जुड़ाव हुआ? ये मेरी जिंदगी का एक दुखता पहलू है। यानी मैं ना कभी अपराधी था ना आज हूँ, और मेरे को अपनी पता है कि मुलायम सिंह जी को अलग हटाने में, मुलायम सिंह जी के और हमारे संगठन को तोड़ने में तो एक आदमी की अहम भूमिका थी। अब मैं उनका नाम क्या लूं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, हर पार्टी आपको लेने के लिए भागती थी जी। यहाँ तक कि मायावती जी ने तो एक बार ये कहा था कि मुझे मसल मैन की जरूरत है, कि अगर मुलायम के पास राजा भैया है तो मेरे पास भी डीपी यादव है। ये तो नहीं मुझे मुसलमान की जरूरत है, लेकिन मायावती जी ने, बहन जी ने ये रुका था कि अगर तुम्हारे पास राजा भैया है तो मेरे साथ भी डीपी यादव है। क्या था गेस्ट हाउस कांड, कैसे क्या हुआ? दरअसल ये मायावती जी को हैरेस करने का एक तरीका था जो मैं नहीं जानता कि वो मुलायम सिंह जी की नॉलेज में था या नहीं था। वास्तविकता ये है कि मैंने कभी भी नहीं चाहता था कि माननीय मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी का समझौता टूटे। वो कहते हैं आपने मैडम की बहुत मदद करी। मदद तो हर उस आदमी की करना चाहिए, मॉरली भी, जिनके हम साथ हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी हुए, चाहे मायावती जी हुए, चाहे कांशीराम जी हुए। किस सन में प्रधान बने आप? ये 70 के आसपास की बात है। 30 अप्रैल 1999 को जेसिका लाल का मर्डर हुआ। उसमें आपके बेटे विकास यादव का नाम था, उसको एक्यूज रखा गया। नहीं, विकास सिर्फ मनु शर्मा का दोस्त, विकास का उसमें रोल नहीं था। विकास पे इल्जाम ये लगाया गया था कि उसने सन 1992 में महेंद्र सिंह भाटी का हत्याकांड हुआ, आपका नाम उसमें आया। आप उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे। उनसे जुड़े शराब के कारोबार में कैसे पार्टनर बने और उन्हीं की हत्या के केस में आपका नाम आया? तो ये जिन लोगों ने लिखा है या कहा है ये सर्वथा गलत। महेंद्र सिंह भाटी का शराब का कारोबार कभी रहा ही नहीं। अब मैं 16 फरवरी 2002 को हुए नीतीश कटारा हत्याकांड की ओर आपको ले चलता हूँ। उसमें भी आपके बेटे विकास और आपके भांजे का नाम था। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो भी पूरी तरह एक राजनीति का ऐसा प्रेरित मामला था, ऐसा षड्यंत्र मामला था कि किसी भी तरीके से हमको कैसे बदनाम करके कैसे घेरा जा सकता है। अजय कटारा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मुझे क्या कहना है, मैं तो उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं। कैसे आपको ये लगा कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए और अब मैं प्रॉपर खड़ा हूँ और खड़ा कर सकता हूँ? नहीं लगा कि हमने तो प्रूफ किया, अपने आप को साबित किया। हम 4 MLA जिता करके लेके गए अपनी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द दिवाकर शो। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उन्हें बाहुबली कहता है, कोई उन्हें डॉन कहता है, कोई उन्हें बदमाश कहता है, तो कोई उन्हें रॉबिन हुड कहता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े नाम से। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लिकर किंग से। डीपी यादव जी का विवादों से बहुत गहरा वास्ता रहा है। डीपी यादव जी की राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही है। तो आज हमारे साथ हैं डीपी यादव जी। तो डीपी यादव जी, द दिवाकर शो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जनाब। डीपी यादव जी, पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, शुरुआती जीवन, आपकी परवरिश विस्तार से बताएं। देखिए जनाब, मैं अपनी बात को इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरी कहानी, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। मैं दरअसल जनपद बुलंदशहर उस वक्त था, उसके एक छोटे से गांव शरफाबाद में जो यमुना और हिंडन के खादर में बसा हुआ, उस गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ मैं पैदा हुआ। पिताजी मेरे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और हम जन्म से ही सारे भाई आज़ादी के तराने सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो कई लोग मुझसे कह देते हैं बड़े स्वाभिमानी हो या बड़े दबंग हो, तो वो खोट हमारा नहीं है। हमने जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जैसे लोगों के तराने सुने पिताजी की जबान से, तो उन्हीं का कुछ असर, कुछ रवानी इस खून के अंदर आज भी मौजूद है कि अपना स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। तो वो गांव आज तो
इस दुनिया की या हिंदुस्तान की बेहतरीन नगरी नोएडा में है, उस वक्त जनपद बुलंदशहर का पिछड़े हुए देहात के नाम का एक गांव था और इस गांव का नाम था सिर्फ आबाद, यानी एक आदमी से आबाद हुआ है गांव। बाद में अपभ्रंश होते होते इसका नाम शरफाबाद हो गया। मैं समझता हूं कि मेरा बचपन भारी अभावों में, मुश्किलों में, यानी ऐसी मुश्किलें नहीं कि हमको खाने को रोटी ना मिलती हो। हम एक मध्यम वर्गीय किसान के बेटे थे। हमारा परिवार खेती करता था और आराम से अपनी जीविका चलती थी, लेकिन अभाव दूसरी, यानी कि शिक्षा का, रोशनी का, रास्तों का, सड़कों का, अन्य सुविधाएं जो जीवन के लिए होती हैं जरूरी, वो उस इलाके में नहीं मौजूद थी। हालांकि मेरा गांव दिल्ली की तलहटी में ही बसा हुआ है, यानी दिल्ली से मात्र मैं समझता हूँ करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे गांव। लेकिन राजनीति के नाम पर शून्यता थी और अधिकारों के नाम पर अभाव था। तो इस तरीके के गांव में मैं एक कृषक परिवार में पैदा हुआ। पिताजी जरूर कभी लाल किले के आंदोलन में, कभी आज़ादी के आंदोलन में, कभी गांधी जी में, कभी सरदार पटेल के लगान आंदोलन में अक्सर जाते रहते थे और हम बच्चे ही थे। कभी कभी बाद में भी उन्होंने अपने किस्से सुनाए, यहाँ तक कि उन आंदोलनों में उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुई बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई लोग इन पहलुओं को जानते नहीं हैं। वो महज डीपी यादव दबंग है, डीपी यादव स्वाभिमानी है, डीपी यादव बाहुबली है कह करके अपना काम पूरा कर देते। अभाव भरी जिंदगी जो गांव देहात के अक्सर ज़्यादातर लोगों में होती है, वही हम लोगों के साथ थी। गांव देहात के लोग थे, क्योंकि पिताजी का आना जाना आज़ादी के उन आंदोलनों में था, तो हम भी उनकी बातें सुना करते। तो ऐसा गांव था जिस गांव में, यानी उस वक्त तो लालटेन होना भी एक, मैं समझता हूँ, बड़ी जिम्मेदार लोगों की बात थी। नहीं तो मिट्टी के तेल की डिबिया और सरसों के तेल का दिया, उसी रोशनी में हम लोग पढ़ करके धीरे धीरे बड़े हुए और प्रारंभिक शिक्षा तो इसी तरह बीती। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, चलते गए और कारवां चलता गया। आप 7 भाई बहन हैं? हाँ, मेरी 3 बहनें हैं और हम 4 भाई हैं। दुर्भाग्य यह है कि मैंने अभी कहा शिक्षा की इतनी कमी थी कि हमारे गांव नहीं, आसपास के 20 गांवों में कोई भी स्कूल कॉलेज ही नहीं था। तो हमारी बहन तो बेचारी अनपढ़ ही रही। बेशक पहले महिलाओं को लेकर सोच भी होती थी कि घर का काम ही करेंगी। हाँ, ज्यादातर। लेकिन जहाँ थोड़ा अवसर होता था तो बच्चों को थोड़ा 2, 4, 5, 6 क्लास तक पढ़ाते थे लोग, लेकिन वो भी मयसर नहीं था वहाँ। तो इस लिहाज से वो अभाव भरी जिंदगी थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे जाने के बाद फिर भगवान कृष्ण की गीता को देखा, झांका, पढ़ा, विचार किया, तो समझ आया कि जिंदगी जीने का तरीका कोई तो होना चाहिए। राजनीति करने का आपको बचपन से ही एक था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या मुझे कुछ सुधार करने हैं समाज में, या किस तरह से क्या करना है? हाँ, मन तो बहुत कुछ था। मन तो ये था कि समाज में फैली हुई कुरीतियां, अंधविश्वास, तकलीफ शुदा गाँव के खेत में हल जोतते किसान, फटी हुई कपड़े के थैले में फटी हुई किताबें लेकर जाता हुआ वो बच्चा जो स्कूल जाता, इन तमाम बातों में परिवर्तन करने का मन था। लेकिन धीरे धीरे वो जोश भी मौजूदा राजनीति को देखते देखते ठंडा हो गया। ये बात उस वक्त की है कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वापस लौटा। मेरा गाँव अच्छे लोगों का गाँव है, सीधे साधे किसान और मजदूर लोग थे। यदा कदा परिवार में 2-4 सैनिक भी होते थे। गांव में से करीबन 20-25 लोग सेना में भर्ती थे। तो कुल मिला करके मैं लौटा तो गांव के लोगों ने आपस में बातचीत करके सोचा कि नौजवान बच्चा है और इसको क्यों न गांव का प्रधान बना दिया जाए। तो उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे गांव का प्रधान बना दिया। यहाँ से शुरू होता है मेरा राजनीतिक कैरियर। मेरे मन में भी लगा गांव के लोगों ने इतना प्यार, इतना विश्वास मुझे दिया है, तो जरूर उनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था, यहाँ की दिन रात अथक परिश्रम के साथ में ब्लॉक हमारे यहाँ से करीबन 11-12 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ जा करके उन गाँव के लोगों के लिए सहूलियत कार्यक्रम, कहीं खरंजा, कहीं नाली, इस तरह का कार्यक्रम शुरू हुआ। किस सन में प्रधान बने आप? ये मैं समझता हूँ कि तो कुल मिला करके ये 70 के आसपास की बात। तो लोगों ने आप में एक आशा की किरण देखी, तभी आपको प्रधान चुना? हाँ, मैं दरअसल गाँव के खेतों में कबड्डी खेलना, दूसरे खेल खेलना, फिजिक्स से भगवान की कृपा से हमारे पिताजी की हाइट 6 फुट 3 इंच थी और अपने आप में शरीर उनका बहुत ही मजबूत और अच्छा शरीर था। तो नेचुरल पेरेंटल वो सिस्टम आदमी के अंदर रहता ही है। हम लोग भी शरीर से ठीक ठाक। आपने गांव में काम कराया, लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास किया? मैंने गांव में बहुत काम कराया, इसीलिए लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ। गांव में ही नहीं हुआ,
बल्कि आसपास के गांवों में भी लोग ये कहने लगे प्रधान तो देखो उस गांव का अशरफाबाद का, मेरा नाम धर्मपाल, के धर्मपाल को देखो जो वहां से तेजपाल का बेटा है वो कितने अच्छी तरीके से प्रधानी वहां कर रहा है। तो ये लोकप्रियता धीरे धीरे दूसरे गाँव में फैली और सही 2.5 साल प्रधान रहने के बाद ब्लॉक में प्रमुखी का चुनाव था। तो लोगों ने इकट्ठा होकर, कुछ गांव के प्रधानों ने और मुझसे कहा भैया तुम ब्लॉक प्रमुखी लड़ लो, बहुत अच्छा रहेगा, हमारे गांवों की तरक्की हो जाएगी, कुछ काम हो जाएगा। पहले तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि ये देश, मैं उसकी तो बात नहीं करता, लेकिन हम लोग जातियों में पैदा होते हैं, जातियों में मरते हैं, ज्यादातर यही किस्सा है। तो मैंने देखा चारों तरफ तो करीबन उस इलाके में 6, 7, 8 प्रधान ऐसे थे जो हमारे यानी यदकुल के प्रधान थे, यादव जाति के। जब मैंने पूरी नजर डाली तो 150 गाँवों में महज 7 प्रधानों का होना तो इस बात का प्रतीक नहीं होता था कि मैं चुनाव में जीत करके ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं। लेकिन फिर भी कुछ नौजवान, दूसरी जातियों के नौजवानों ने मुझसे कह करके, प्रधानों ने, कि नहीं हम आपका साथ देंगे जी और आप चुनाव लड़ो। मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ गया और ईश्वर की मेहरबानी या दोस्तों की मेहरबानी कि मैं अब तक के, यानी अब तक भी वो ब्लॉक है, अब तक के मैक्सिमम वोटों से जीत करके और ब्लॉक प्रमुख बन गए। तो ये शायद मेरे काम करने का तरीका, लोगों के साथ भाईचारा, भाईबंदी, आपसदारी का बर्ताव, ये शायद ये सारी बातें हुई कि मैं बड़ी संख्या की वोटों से जीत करके ब्लॉक प्रमुख। उस ब्लॉक का नाम था बिसरख, जनपद बुलंदशहर में। जनपद बुलंदशहर तब बहुत बड़ा था, नरौरा से लेकर के ओखला तक ये जिला बुलंदशहर ही था, बहुत पुराना जिला है। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी। मैं एक दिन अपने ब्लॉक पे बैठा था तो अचानक से एक जो उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी के सपोर्टर थे या उनकी पार्टी के सपोर्टर थे, वो प्रधान मेरे पास आए और उन्होंने अचानक कहा कि भाई मैं कल दिल्ली गया था यूपी भवन में मुलायम सिंह जी को नमस्कार करने, तो मुझे नेताजी ने कहा कि भाई हमने जो जिक्र किया कि एक नौजवान लड़का ब्लॉक प्रमुख बना है, उसका नाम ये है, तो उन्होंने कहा कि उस ब्लॉक प्रमुख को बुला के हमसे मिलवाओ। तो मुझे खुशी भी लगी, अच्छा भी लगा कि किसी बड़े नेता ने, क्योंकि मुलायम सिंह जी गरीबों के और गांव देहात के लोगों, बड़ा नाम होता, मसीहा, जनप्रिय और मजबूत नेता थे। मैं अगले रोज मुलायम सिंह जी से मिलने के लिए यूपी भवन पहुंचा। तो यूपी भवन के कमरे में मुझे मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनेश प्रसाद वर्मा जी और रमाशंकर कौशिक जी, ये 4 उस टाइम मुलायम सिंह जी लीडर अपोजिशन थे शायद हाउस, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के से ताल्लुक रखने वाली हो जी। तो कुल मिला के उन्होंने, तब तक सपा नहीं बनी थी, सपा नहीं बनी थी। तो मुझसे उन्होंने कहा कि भाई, तब मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरा नाम लिया था, डीपी यादव कहा था, कि तब तक मैं डीपी यादव नहीं था। तो कुल मिला करके उन्होंने कहा क्या तुम बुलंदशहर से चुनाव लड़ना चाहोगे? मेरे लिए तो ये ऐसे था जैसे मतलब खुली आंखों से कोई सपना हो। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा जी अगर आप मेहरबानी करोगे, आप कहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने मेरे से कहा कि जाओ धीरे धीरे अपना काम शुरू करो, बुलंदशहर से हम तुमको पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे। तो ये मेरी शुरुआत, और ईश्वर की मेहरबानी के पहली बार जब चुनाव लड़ा तो मैं जनता दल के टिकट पर लड़ा। वीपी सिंह जी और ये सारा वो राजीव गांधी के खिलाफ जो अभियान चला था, धर्मपाल से डीपी बनने की आपकी ये कहानी। डीपी, हाँ, मेरे को राज बब्बर जी ने और ऐसे लोगों ने, ये शॉर्ट नेम, क्यों बम्बई के लोग होशियार भी होते हैं, तो उन्होंने, जब मैं उनकी पार्टी में इन लोगों के समूह में आया, उनके साथ में कंपेनिंग में शुरू हुआ, तो उन्होंने मेरा नाम डीपी रख दिया। तो ये नाम चूंकि आसान था, लोगों की जबान पर चढ़ता था, तो ये नाम प्रचलित हो गया। ऐसे आप धर्मपाल से डीपी बने? तो धर्मपाल से डीपी यादव की। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने दूध का कारोबार किया, तो मैंने कभी दूध का कारोबार नहीं किया। हाँ, इस बात की मुझे खुशी है भाई, गांव देहात का किसान जिसके घर में गाय और भैंस हो, नेचुरली दूध तो वहाँ होता ही है, बिल्कुल। और दूध तो हमारी मेन डाइट है, मुख्य खुराक है हम लोगों की दूध। उसे पी करके ही अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना, पहले यही होता था, पहलवानी करना यही होता था। तो आजकल पिज्जा बर्गर है, पहले तो दूध। हाँ जी, पिज्जा बर्गर का तो नाम भी नहीं था तब। तो उस तरीके से दूध के कारोबार से लोगों ने जोड़ा, पर ये मैंने दूध का व्यापार कभी नहीं किया। तो कुल मिलाकर के उस रूप में, हाँ, ये मुझे, मेरे लिए तो गौरव की बात है कि लोग दूध की बात करते हैं, तो दूध तो नेचुरली एक किसान के घर की और उसको बल और बलिष्ठ बनाने वाली
एक खुराक है, तो अच्छी बात है। हाँ, ये बात सही है कि गाय तो हमेशा से, वैसे भी हम तो यदुवंशी हैं, तो यादव लोगों के ग्रामीणों में आज भी अच्छा, ग्रामीण में हर घर में गाय और भैंस होती है, अपने घर का घी दूध प्योर होता है। और गाय तो फिर माता है। गाय के तो हम, हमारे यहाँ तो मान सम्मान इसलिए भी होता है कि गाय के बछड़ों से ही हम बैलों का हल चलाया करते थे, और मां सम्मान मानते हैं, मां सम्मान गौ माता कहते ही हैं। तो कुल मिलाकर के गाय का तो एक सम्मान आज भी है, कल भी था, आगे भी रहना चाहिए। इसका मतलब आपने नहीं किया, ये सब ऐसे चल रहा है सोशल मीडिया तक जुड़ते चले गए, लोग कहते चले गए, उनके लिए तो क्या कहा जाए। तो इस तरीके से मैं आपसे ये महत्वपूर्ण सवाल करता हूँ कि आपको बाहुबली कहा जाता है, जराइम की दुनिया से, जुर्म की दुनिया से आपका कैसे जुड़ाव हुआ, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपके ऊपर करीब 65 मुकदमे दर्ज हुए, उस बारे में विस्तार से बताएं। ये मेरी जिंदगी का एक दुखता पहलू है, यानी मैं ना कभी अपराधी था ना आज हूँ, और मेरे को अपनी पता है, क्योंकि मैं फिर नाम लेता हूँ कि मैं स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ। जिंदगी में मैं कभी अपराध की बात सोच भी नहीं सकता। अब वो अलग बात है, आप किसी की फिजिक को देख के कह दो ये बहुत बड़ा पहलवान होगा, या फिजिक को देख के कह दो ये बड़ा बलशाली होगा, बाहुबली होगा। तो महज इस तरीके से कड़ियां जुड़ी, हमने ना अपराध के बारे में कभी सोचा। बल्कि जब मैं BHU से वापस आया तो पिताजी ने मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रोका, मुझसे कहा बैठो। गाँव में घेर होते हैं, जहाँ चारपाइयाँ बड़ी पड़ी होती है, हुक्का रखा होता है, कुछ ऐसा बैठने का सिस्टम बिल्कुल है। मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति, अब राजनीति का वो रूप नहीं है कि जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल के टाइम, इसलिए राजनीति के बजाय कोई और काम करो। तो अब राजनीति में उनकी जबान से ये भी निकला, अब राजनीति में बहुत अच्छे लोग ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पिताजी, मैं राजनीति करना चाहता हूँ और मैं अच्छी राजनीति करूंगा, क्योंकि जो मैंने BHU में सीखा था या लोगों से सुना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके और चंद्रशेखर और जयप्रकाश नारायण था, तो मैं समझता अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छा काम करना चाहिए समाज को ताकत देने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्रीय सेवा करने के लिए। तो देशभक्ति तो हमें कूट कूट कर भरी थी, क्योंकि हम तो उस परिवार के बच्चे, माहौल में आप बड़े हुए। हाँ, और हमारा क्रम ये भी था कि हम बिल्कुल गॉड फीयरिंग लोग हैं, मतलब भगवान को मानने वाले लोग हैं। हमारे परिवार का बच्चा आज भी 7 साल की उम्र में अगर वो है तो वो वेद मंत्र जानता है, वो हवन करना जानता है। उस वक्त भी ये रिवाज, हम चारों भाई हवन के चारों तरफ बैठ के हमारे पिताजी वेद मंत्रों के साथ हम लोगों को हवन कराया करते, तो हमारे अंदर तो वही संस्कृति। तो कुल मिला करके ये जीवनचर्या इस तरीके से चलती रही। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं क्या जी, मैं अच्छी राजनीति करूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ, और कभी कोई ऐसी बात नहीं आने दूंगा। तो क्या राजनीति और द्वेष भावना के चलते आप पे केस दर्ज हुए? हाँ, पूरी तरीके से। मेरे साथ में जो भी अपभ्रंश या ये बेकार के विशेषण जुड़े, महज राजनीति में बदले की भावना से प्रेरित। मैं अपनी वो बात बताता हूँ जो मेरा गुरु मंत्र है। लोग पूछते हैं भाई आपका राजनीति में गुरु कौन है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरे पिताजी के 2 शब्द ही मेरे गुरु मंत्र। उन्होंने जब मुझसे पूछा तो ये कहा, सुनो अगर तुम राजनीति में जाना चाहते हो तो 2 बातें मेरी याद रखना। एक तो ये कि अगर नंगे पैर भी कभी रह जाओ और सड़क पे तुम्हारे पैर भी जलते हो तो जिंदगी में, राजनीति में या जिंदगी में कभी बेईमानी मत करना। और दूसरा ये कि अगर तेरे कानों में किसी गरीब को सताने की आवाज या आहा आ जाए तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना, उसका साथ देने का काम करना। मेरे लिए यही गुरु मंत्र। मैं इन्हीं बातों को मान करके राजनीति में आ गया और आज तक उन विरोधों का सामना कर रहा हूँ कि जो लोग किसी भी तरह ताकत में आने के बाद लोगों को सताते हैं या मतलब अलग थलग उसकी राह को बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हीं विरोधों का सामना कर रहा हूँ। कभी केस लग जाता है, कभी कोई और परेशानी आ जाती है, कभी परिवार पे भी केस लगा दिए जाते हैं। महज मुझे तोड़ने के लिए ऐसे प्रयास एक बार नहीं किए गए। मेरा मुझे मुलायम सिंह जी से अलग करने का षड्यंत्र, बाद में कांशीराम और मायावती जी के उसको तोड़ने का षड्यंत्र, और उसके बाद में अटल जी ने और मतलब प्रमोद महाजन ने, वेंकैया नायडू ने जब इकट्ठे होकर के मेरे को पार्टी में भर्ती करा दिया, ज्वाइन करा दिया, तब भी विरोध उभरा। ईश्वर जाने क्यों उभरा, कैसे उभरा, कौन सा षड्यंत्र था, किसने रचा, थोड़ा अंदाजा जरूर है मुझे कि मुलायम सिंह जी को अलग हटाने में, मुलायम सिंह जी के और हमारे संगठन को तोड़ने में तो एक आदमी की अहम भूमिका थी। अब मैं उनका नाम क्या लूं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने, मैं
कैसे मुलायम सिंह जी के साथ से हट सकता हूँ। इस षड्यंत्र में शुरू में राजनीतिक पार्टी भी थी। लोग समझते थे शायद डीपी यादव को अगर मुलायम सिंह के पीछे से हटा देंगे तो मुलायम सिंह कमजोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं था। मुलायम सिंह एक बड़े कैलिबर के नेता थे। पूर्वांचल उनका अलग एक फैन फॉलोइंग थी, उनकी अलग मेरा क्षेत्र था, सहयोग आपका था। क्षेत्र। हाँ, मैं यूथ में बहुत लोकप्रिय था। मैं कबड्डी खेलता था, वॉलीबॉल यादव साहब, एक बात कही जाती है, बीएचयू के टाइम में भी दबंग तो आप थे। आप अपने कॉलेज में उठा के देखे। हाँ, कह दीजिए, मैं शुरू से मानता लाइफ हूँ। स्टाइल दबंगई वो और आपकी वो थी। स्वाभिमान तो बताता रहा हूँ, वो तो रहेगा, मरने तक रहेगा। उसको तो अपने ब्लड से, अपने खून से मालिक। लेकिन आप एक बात बहुत बड़ी बोल रहे हैं कि आपने हमेशा ऐसा है गरीबों का साथ दिया, कभी किसी गरीब का बुरा नहीं किया। कभी भी नहीं। आज भी मेरा दावा है, मेरी इस राजनीतिक 30 साल की, 35 और 40 साल की उम्र, आप मेरे क्षेत्रों में यानी कि बुलंदशहर से मैं लगातार आजादी से आज तक कोई व्यक्ति 3 बार विधायक नहीं बना, मैं बना। बिल्कुल। उसके बाद बदायूं, उसके बाद संभल, उसके बाद राज्यसभा। मेरे जितने क्षेत्र हैं, आप किसी पत्रकार को, साथी को उन क्षेत्रों में भेजो और पूछो डीपी यादव कैसा है। नहीं, आपको प्रेम करते हैं मेरी लोग। पिक्चर निकल के आ जाएगी। मैंने कभी किसी के साथ किसी तरह की बदअमनी, बदतमीजी कभी की ही नहीं। मैं तो हमेशा यारी दोस्ती वाला आदमी रहा हूँ। भाई बंदी, भाईचारा ही मेरा मकसद है। और राजनीति में लेकिन चला के किसी ने किया तो आपने फिर जवाब दिया उस नहीं, नेचुरली वो देना भी चाहिए। फिर भगवान कृष्ण की गीता ने क्या सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे द्वार पे ही तुमको गाली देने आ जाए, तुम्हारे वजूद को खत्म करने आ जाए, तो फिर तो स्वाभिमान की लड़ाई के लिए स्वाभिमान की लड़ाई, अपने अहम की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यानी व्यक्तिगत रूप से आपका कभी किसी से सिर्फ राजनीतिक तौर पर आपके केस दर्ज हुए और उस तरह से आपके केसेस बढ़ते गए। अब मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ। जी जी। तब बैलगाड़ी चलती थी। मैं अपने पिताजी के साथ अनाज की बैलगाड़ी पे, यानी गांव के लोग अक्सर गेहूं की गाड़ी भर करके जब फसल उठती है तो शहर में आड़त पे बेचने के लिए बिल्कुल आते हैं। तो हमारा गांव चूंकि 11-12 किलोमीटर गाजियाबाद से दूर था, तो वहाँ सुबह ही 4 बजे बैल जोड़ करके गाड़ी लेकर के गाजियाबाद मंडी में उसमें बैल ही होते, ट्रक वगैरह नहीं। हाँ जी हाँ, ट्रक वगैरह को रास्ते ही नहीं थे, नहीं होते। इवन देन हमारे इलाके में तो साइकिल का भी रास्ता नहीं था, कच्चे और बीच में नदी पड़ती थी तो उसको भी पार करना पड़ता था। तो कुल मिला करके मैं उस रोज अपनी गाड़ी पे बैठ करके बैलगाड़ी पे गाजियाबाद मंडी आ गया। गाजियाबाद मंडी में पुराना है, हो सकता है आपकी जानकारी में हो नहीं हो, मेरी जानकारी कि वहाँ का आड़ती अनाज की ढेरी कर लेता था। लगातार ढेरियां किसानों की लग जाती थी, और फिर जब उसको बेचा जाता था तो किसान को नहीं संपर्क किया जाता था ना, किसान को एक तरफ बैठा दिया जाता था और 5-6 आड़ती लोग अनाज देखते थे, उछालते थे और बोलते थे इस भाव में बिका। तो मैं, उम्र तो छोटी थी लेकिन दिमाग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सही गलत का एहसास हो गया। मैंने सोचा ये क्या मतलब हुआ, किसान से तो पूछ ही नहीं रहे कि तेरे अनाज को किस भाव बेचना, किस भाव नहीं बेचना, और वो फाइनल कर देते हैं। तो मैंने जा करके एक आड़ती के कुर्ता को पकड़ा। तो मैंने कहा कि आप तो किसी, हमारे पिताजी बैठे तब एक तरफ, ताऊ जी भी बैठे थे, मैंने कहा आप तो किसी से पूछ ही नहीं रहे कि किसको बेचना है नहीं बेचना। हो सकता है किसान अपना अनाज इस भाव ना बेचना चाहता। सही बात है। उसने मेरे को झड़क के अलग कह रहे, चल तू बच्चा है, उधर जाके बैठ। फिर ये सुन करके हमारे ताऊ जी उठ करके आए। उन्होंने कहा भी बच्चे को डांटते को ठीक तो कह रहा है, आप हम लोगों से तो पूछोगे हमारे अनाज का क्या भाव, हम बेचे या नहीं। ठीक बात। उन्होंने उन्हें धमका दिया, बढ़िया जी उसी बात लगी। और धमका क्या दिया उन्होंने, शायद अपनी जबान से कोई अपशब्द गलत को बोल दिया। हार्डली मेरी उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। तो वो बिल्कुल सारे लोग परेशान सी हालत में। तो मेरे को अजीब लगा, मतलब जैसे किसी स्वाभिमान को ठेस लग जाती है। तो वो दबंगई की आदत, तो मैंने उनको जोर से कुछ कहा, उसने फिर मेरे को गर्दन पकड़ के धक्का दे दिया। और मैं एक खोखा होता है जो चाय वाय की दुकान लगाते रहते लोग, उधर जाके मेरा हाथ रुका तो मेरे हाथ में वहाँ बांस आ गया, बांस। तो मैंने वहाँ अपने बांस से अपनी रक्षा करने का काम किया। और वो आड़ती फिर इतना डर गया कि उसने दोबारा से मेरे को, तो ये जो दुर्भावनापूर्ण बर्ताव गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ होता है। आपका कहना है आप अपने हक के लिए लड़े। जी, मेरा हमेशा मकसद यही रहा। चाहे कॉलेज के विद्यार्थियों की बात हो तो मुझ पे केस लगने से, एमएमएस डिग्री कॉलेज में था, विद्यार्थियों के आंदोलन पे, कभी फीस के लिए, कभी फील्ड के लिए, कभी खिलाड़ियों के लिए, और कभी पहला केस तो आप जब बीएचयू में थे तभी दर्ज हो गया था आपके खिलाफ? पहला केस तो मैं एमएमएस डिग्री कॉलेज में था तभी दर्ज हो गया था। तो कौन से सन की बात है? मैं मेरठ जेल में चला गया था। ये मेरे विचार से 70 की बात है। जी जी जी। 65, 67, 66 जी। तो तभी दर्ज हो गया था हमको। एक क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के घर से थे तो खून उबाल मारता ही था। नेचुरली नहीं, स्वाभिमान तो था। स्वाभिमान। और फिर स्वाभिमान की बात के अलावा मैं तो हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को कहता हूँ
कि स्वाभिमान की जिंदगी तो जीनी ही चाहिए। लेकिन जो आपको बाहुबली बोलते हैं उस बारे में आप बताएं, बाहुबली कैसे आपके नाम के आगे जुड़ अब गया? एक बात बताइए, हमारी संस्कृति में, हमारी गाथाओं में, हमारे वेद में या हमारे पुराणों में या हमारे धर्म ग्रंथों में बाहुबली तो हनुमान जी को कहा गया। बिल्कुल कहा गया। आदमी बाहुबली कैसे हो सकता है? बलशाली थे, गुड सेंस में कहा गया है, गरीबों की रक्षा करने के लिए भगवान राम का साथ दिया हनुमान जी ने, तो उनको बाहुबली तो कहा ही जाएगा। बलशाली थे, हाँ। बलशाली थे। तो हम लोग तो इधर ना उधर, हम बाहुबली क्या हो सकते हैं? लेकिन हमारे पत्रकार भाइयों ने, हमारे साथ के लोगों ने कुछ ऐसा वो बना लिया सिस्टम कि वो नाम ही छपने लग गया। हम बाहुबली, हमने तो कोई ऐसा काम किसी के आप अपने आप को बाहुबली नहीं मानते? नहीं, बाहुबली इस सेंस में अगर हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़े तो हम बाहुबली भी हैं, दबंग भी हैं, और गलत सेंस में स्वाभिमान भी है। लेकिन उसके लिए हमने कोई ना अपराध किया, ना अपराध कर सकते, ना अपराध करने का कभी मन में इरादा आता है। सन 1992 में महेंद्र सिंह भाटी का हत्याकांड हुआ, आपका नाम उसमें आया। कभी आप मित्र हुआ करते थे, शराब के व्यवसाय में आपके साझी भी थे, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि महेंद्र सिंह भाटी ही आपको राजनीति में लाने वाले थे और राजनीतिक गुरु थे, आप उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे। इस बारे में विस्तार से बताएं कि महेंद्र सिंह भाटी से कैसे मिलना हुआ और कैसे आप उनसे जुड़े, शराब के कारोबार में कैसे पार्टनर बने और उन्हीं की हत्या के केस में आपका नाम आया। ये भी एक दुखता हुआ पहलू है। महेंद्र सिंह भाटी आज स्वर्ग में हैं, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वो तो शराब के व्यवसाय में कभी थे ही नहीं। तो ये जिन लोगों ने लिखा है या कहा है ये सर्वथा गलत। महेंद्र सिंह भाटी का शराब का कारोबार कभी रहा ही नहीं। पढ़े लिखे LLB एक अच्छे वकील थे और वो अलग राजनीति करते थे, हम अलग राजनीति करते थे। उनका क्षेत्र दादरी था, हमारा बुलंदशहर था। आपसे व्यवसाय में नहीं जुड़े थे? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। हाँ, मैं जानता था उनको बढ़िया ढंग से। पड़ोस शुगर मिल्स भी हैं आपकी उस व्यवसाय में साथ में? कहीं ना, किसी व्यवसाय में, किसी व्यापार, सिर्फ मित्रता और वो उस बारे में थोड़ा। हाँ। नहीं, शुगर मिल है। ऐसा हुआ कि उस वक्त जब मैं लोकसभा में था तो सुरजीत सिंह बरनाला फर्टिलाइजर मिनिस्टर, तो उन्होंने एक दिन मेरे को अपने रेजिडेंस पे बुलाया। तो मैं उनके रेजिडेंस पे गया तो उन्होंने मुझसे कहा, उनके ड्राइंग रूम में एक व्यक्ति बैठा था जिसको मैं नहीं पहचानता था। वो नीलम ओसवाल के नाम से, पंजाब के ओसवाल घराना एक बड़ा घराना है पंजाब, जो उद्योग चलाता था, जिनके वूल को अंबर वगैरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं। तो मेरे को उन्होंने बुलवाया, भाई ओसवाल जी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं और इनका शुगर मिल ये चाहते हैं कि आप इनके साथ शुगर मिल में आ जाएं। तो चूंकि मेरा शौक ये तो जरूर था, चूंकि मैं किसान था, गन्ने को अपने हाथ से पैदा करते थे, बैलों का हल चलाया करते थे, फिर ट्रैक्टर चलाया करते थे। तो कुल मिला के मेरे मन में ये भावना तो थी कि मैं अगर कभी उद्योग में जाऊंगा तो मैं कम से कम ऐसे उद्योग में जाऊंगा जो किसान से ताल्लुक रखता हो। तो एग्रीकल्चर बेस की इंडस्ट्री है शुगर मिल। तो मैंने सुना, तो मैंने बरनाला साहब को कहा कि मुझे सोचने का 1-2 दिन का मौका दो। तो तब ओसवाल जी थोड़ा पैसे की परेशानी में रहे होंगे, तो उन्होंने कहा, तो मैंने अपने 1-2 दोस्तों से बात की, अपने घर पे भी बात की, और कुल मिला करके ओसवाल जी के साथ में मैंने टाई अप बनाया। तो तब जाके मुकेरिया शुगर मिल, जो ओसवाल शुगर मिल था, अभी इंडियन सुक्रोज लिमिटेड उसका नाम है, उस शुगर मिल को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं बल्कि आउटराइट बेसिस पे ओसवाल जी से लिए। तो शुगर इंडस्ट्री में, लेकिन वहां से लिकर किंग, आपको लिकर किंग कहा जाता है। पहले के बड़े नहीं, ये तो जोक की बात हुई। अब लिकर की बात सुन लो। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े प्रसिद्ध प्रमुख व्यापारी थे बाबू किशन लाल जी, जिनका अच्छाई में बहुत नाम था और एज ए शराब के ठेकेदार ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन वो शराब के बड़े व्यवसायी थे। तो कुल मिलाकर के मैं एक दिन उनके संपर्क में आया। उनकी भी हत्या हो गई थी ना? उनकी हत्या नहीं, हत्या हुई पोंटी चड्ढा की। अच्छा। तो पोंटी चड्ढा और बाबू किशन लाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शराब व्यापारी, उनका व्यापार जो है मतलब राजस्थान में भी, पंजाब में भी और यूपी में भी था। तो कुल मैं उनके संपर्क में आया। तो संपर्क में आने के बाद मैंने उनसे, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर थोड़ा सा आप आना जाना शुरू करें तो हम समझते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी हिस्सेदारी हम किसी दुकान में दे सकते हैं। उन्होंने मेरे को दादरी की एक दुकान में थोड़ी हिस्सेदारी दे दी और वो काम शुरू हुआ। अच्छा, हमारे साथ के लड़के लोग भी चाहते थे भाई कोई ना कोई रोजगार तो मिले, सबको काम चाहिए। बगैर रोजगार तो कैसे गुजारा होगा। हमारे घर को इतने धनाढ़ तो थे नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम तो किसान परिवार के लोग थे, तो कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए था। तब जाकर के हम बाबू किशन लाल के संपर्क में आए। और बाबू किशन लाल तो जैसे ये शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ा बाहुबली, ठीक ऐसे ही लोग पता नहीं शराब के लिकर किंग कहा जाने लगा। कहने लगे। मेरे को तो समझ आ कहा जाता है जहां पर डीपी यादव का पैर पड़ गया वहां पर दूसरा ठेकेदार
उस समय बोली से ठेके छूटते ये थे। सिर्फ कहने की बात है। मैं राजस्थान में भी इस ग्रुप के साथ राजा राम मील, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अच्छा, एक आपका और एमपी होते थे हमारे जायसवाल बनारस से, जायसवाल जी, राजा मोंटी राम जी। चड्ढा, हाँ। ऐसे लोगों के साथ मेरे का राजस्थान का जयपुर, अलवर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, इन जगहों के जो ये सरकारी काम है। लीकर किंग तो आप बन गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो एक्साइज का कॉन्टेक्ट है जो सरकार सरकार खुद दे रही है। सरकार खुद इसका रेवेन्यू लेकर। इसमें कहा जाता है अवैध शराब। अवैध, ये तो वैध है, लाइसेंस शुदा है, हर दुकान का लाइसेंस होता है, तो अवैध तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के लोगों के लिखने का तरीका ऐसे आपका। अब इसमें हम फिर से महेंद्र सिंह भाटी वाले सवाल पर आ जाते हैं कि उनकी आपकी मुलाकात कैसे हुई और आपके मित्र बने और उनके हत्याकांड में आपका नाम आया, उस बारे में बताएं। नहीं, वो हमारे पड़ोस के रहने वाले थे, मतलब हम गाजियाबाद के रहने वाले या गांव के रहने वाले, नोएडा के रहने वाले जी, वो दादरी के रहने वाले। तो जान पहचान तो जब वो एडवोकेट बने थे जी, तभी दुआ सलाम तो थी, जान पहचान कोई घनिष्ठता नहीं थी जी। ना हमारे दोस्त थे, बल्कि हमारे बड़े भाई प्रधान श्याम सिंह जी उनके पास जाया आया करते थे, उठते बैठते। प्रमुख जगत सिंह, प्रधान श्याम सिंह, ये भटना उसके भाटी जी के पास इनका कभी आना जाना रहता होगा, मेरा कोई संपर्क नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं ये तो कह नहीं सकता उनसे मेरी दोस्ती, लेकिन मेरी कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी कि जिसे दोस्ती का नाम दिया जा, बहुत खास नहीं थे। अच्छा, क्योंकि वो किसी प्रोफेशन में हमारे कोई कंपटीटर थे भी नहीं, वो व्यापार में भी नहीं थे बेचारे, तो राजनीति में हमारे कोई कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं थी, उनका क्षेत्र कहाँ हमारा क्षेत्र कहाँ। तो कुल मिलाकर के लोगों ने ये भी राजनीति का रूप ऐसे ही बनाया जैसे मुलायम सिंह यादव के पीछे से हमको अलग हटाने का काम किया। महेंद्र सिंह भाटी जी, आप में दरार पड़ गई आपस में। कहते हैं कि आपके राजनीतिक गुरु भी थे वो, और आप उन्हें मानते थे कि राजनीतिक गुरु? नहीं, गुरु नहीं थे बेचारे, मतलब गुरु तो हमारे अगर राजनीति में कहा जा सकता है तो माननीय मुलायम सिंह ही थे, क्योंकि वो राजनीति में लेकर के आए। नेताजी आपके गुरु थे? नेताजी नेचुरली, वो तो जब उन्होंने हमें ऑफर दी, मुझे चुनाव लड़ाया जी, तो नेचुरली तो गुरु उन्हीं को कहा जा सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह जी और हम एक साथ विधानसभा के सदस्य जरूर रहे, और अच्छे बढ़िया ढंग के लोग थे, अच्छी सोच के लोग थे, पब्लिक के लिए लड़ते थे, काम करते। इसके अलावा तो हमारे बीच में कोई 92 में उनका हत्याकांड हुआ, 4 लोगों का नाम आया, आपके अलावा 3 लोगों का और नाम आया? नहीं, नाम नहीं आया, नाम तो मेरा आया ही नहीं, कोई FIR मेरे खिलाफ नहीं हुई, कोई नाम नहीं आया, और बाद में 4 सीट में मेरा नाम दे दिया गया। अच्छा। जब वो इंक्वायरी CBI को मिली तो उसके 4 सीट भी ऐसी नहीं, 4 सीट के बाद एक एडिशनल 4 सीट दी गई। अच्छा। उसमें तो इसका मतलब साफ है, आप नामजद नहीं थे FIR में? आप ना, बिल्कुल कहीं दूर किसी ने आपका नाम लिया? ना, किसी ने नहीं नाम। कैसे नाम आया? अच्छा, ना किसी गवाही ने भी नाम लिया, दूसरे एक गवाह तो नरेंद्र भाटी थे जो MLA थे, उन्होंने भी कभी हमारा नाम नहीं लिया। ये महज सोची समझी स्कीम के तहत एक एडिशनल 4 सीट पेश की गई। उस एडिशनल 4 सीट में हमारा नाम पॉलिटिकली, क्योंकि आप दोनों अलग अलग हो चुके थे। हाँ, रखवाया, राजनीतिक रूप से अलग अलग थे। आप मुलायम जी के साथ थे, वो अजीत जी के साथ। वो तो अब क्या खुले शब्द में क्या कहा जाए, लेकिन चीजें तो थी। तो ये सारी बात, उसमें आपको क्लीन चिट मिली, आप बरी हुए। ईश्वर की मेहरबानी है, कोर्ट ने देखा, और फिर न्यायालय और न्याय का घर तो कोर्ट को इसीलिए कहा जाता है कि जो सही है सही है, जो गलत है गलत। तो कोर्ट ने हमको बाइज्जत बरी किया, तो ईश्वर की मेहरबानी। हमने सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मतलब हमने तो कोर्ट को भी धन्यवाद किया और भगवान को भी धन्यवाद किया कि कम से कम घर से तो सोच के निकले थे किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, लेकिन आकर फंस गए कहाँ। हाँ, मतलब कभी कभी जिंदगी इस भटकाव। इसके मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। अभी जो हमारी बात चल रही थी, हरियाणा में करीब 350 लोगों की अवैध शराब के वजह से, नकली शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से मृत्यु हो जाती है। उसमें आपका बड़ा नाम उछला था कि आपका इन्वॉल्वमेंट है और आपकी शराब थी, आपके यहाँ से जाती थी। उस बारे में थोड़ा सा बताएं। केस भी दर्ज हुआ था आपके? नहीं, सवाल तो ये, शराब तो डिस्टिलरी से जाती है जी, मुझे उस डिपार्टमेंट की जानकारी है। तो हमारी कौन सी डिस्टिलरी थी? हमें सर शराब तो वेयर हाउस से जाती। उसमें थोड़ा विस्तार से बताएं क्या घटना जो रहा? एक्साइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी, जो रिटेल शॉप्स होती हैं जी, उन पे जो शराब जाती है वो डिस्टिलरी से गोडाउन के थ्रू जाती है, गोडाउन और गोडाउन से वेयर हाउस से ठेकेदार को जाती है। तो इसमें तो किसी प्राइवेट आदमी का तो रोल ही नहीं होता। आपका नाम था, बहुत मीडिया में हाईलाइट रही ये चीजें। मैं बताता रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब हमने राजस्थान का काम लिया तो लोगों में एक ऐसी मैसेज गया कि भाई ये तो धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी इस तरीके से दूसरे लोगों का काम ले लेंगे। तो इस ग्रुप के खिलाफ जो हुआ उसमें ये रहा कि भाई बाद में आकर के जब हरियाणा के कुछ ठेकेदारों के यहाँ ऑक्शन हुआ तो छोटे प्यादे को तो सब लोग मार लेते हैं ना। सही बात। तो हम तो ठेकेदारी में छोटे लोग थे। सही बात है। ये तो बड़े बड़े लोग थे, बाबू कृष्ण लाल हुआ, मोंटी चड्ढा हुआ, जायसवाल हुआ और राजा राम मील हुआ।
तो कुल मिला करके हमारे नाम को सहज में सप्लाई करने में चुपका दिया गया। हमने कहा भाई सप्लाई तो गवर्नमेंट करती है, कोई आदमी थोड़ी कर सप्लाई करता है। तो ये असलियत उन बातों की है जो बात आप कह रहे हैं कि सप्लाई जब गवर्नमेंट के वेयर हाउस से होता है तो किसी की शराब की दुकान पे शराब देने का, सप्लाई करने का तो मतलब ही नहीं पता। और फिर मैं तो ये भी कहता हूँ, आज तक भी तारीख है कि कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं आपको हमारे नाम का कभी किसी सब में ठेका मिल जाए, कहीं नाम मिल जाए। मैं तो हरियाणा में कभी ठेकेदारी करने गया ही नहीं, किसी दुकान को लेने गया ही नहीं। तो ये मैं जिस तरीके से हम राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार होते रहे और आज भी तकलीफों में हैं। आज भी कोई ऐसा प्राइज हमको नहीं दे दिया किसी ने। आज भी लोग इस षड्यंत्र में लगे रहते हैं कि हमको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे राजनीति चला घटाया जाए, कैसे भगाया जाए। ये षड्यंत्र आज भी हम लोगों के खिलाफ होते हैं। अब ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव के नेताजी के आपके बहुत अच्छे संबंध थे। हाँ। जैसा आप मानते हैं आपके गुरु समान भी थे। बिल्कुल। तो उन्होंने आपका इतना, आपके लिए इतना सब किया, सारी चीजें, और एक दिन ऐसा आ गया कि वो आप ही की जगह से चुनाव लड़ने लगे और आपके संबंधों में फर्क आया। उसको विस्तार से बताएं। ये घटना इस तरीके से हुई कि मैं सिटिंग विधायक था संभल से, वो MP था, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जी। तो इस बीच में मुलायम सिंह जी की, हम अमर सिंह की वजह से जी हमारी पार्टी, यानी हमें उस पार्टी से अलग कर दिया गया जी। मैं, बालेश्वर यादव जी उस टाइम MP थे, रमाकांत MP थे, भालचंद यादव MP थे, मित्रसेन MP थे जी। हम कुछ लोगों को जी पता नहीं नेताजी को क्या पाठ पढ़ा है अमर सिंह जी ने जी कि हमको पार्टी से अलग कहने की बात कर दी गई जी। मैं तब BSP का MP था संभल से जी। तो हुआ ये इन द मीन टाइम कि पहले तो हमको पार्टी में भर्ती किया गया जी, और उसके बाद में हमारी सीट से, मेरी सिटिंग MP की सीट से अचानक मुलायम सिंह ने जाके नॉमिनेशन कर दिया। तो जब नॉमिनेशन कर दिया तो मैं अपने MP हाउस पे 15 बलवंत राय मेहता पे बैठा था जी। तो अचानक दोपहर को फोन आता, मेरे PA ने मुझे आके बताया जी PM हाउस से फोन। मैंने PM हाउस से फोन के नाम पे, नेचुरली एक MP तो PM हाउस तो एक सम्मानित और बड़ी जगह है। तो मैंने कहा, मैंने फोन लिया तो सामने से हेलो की आवाज आई। तो मैं उस आवाज को पहचानता। वो आवाज रंजन भट्टाचार्य की थी जो माननीय अटल जी, प्रधानमंत्री जी का रिश्तेदार। बिल्कुल। तो मैंने आवाज देके कहा, रंजन भाई आप बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूँ, अटल जी बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये और बड़े सम्मान की बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने फोन लिया, मैंने कहा कि साहब क्या आदेश है? तो सामने से आवाज आई, अरे भाई यादव जी, मैंने सुना है तुम्हारी सीट पे मुलायम सिंह जी ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो चुनाव तो लड़ना चाहते हो? तो मैंने कहा कि वाजपेयी जी, अंधे, मैंने भी तब सुन लिया था मुलायम सिंह जी ने नॉमिनेशन कर दिया। तो मैंने कहा जी अंधे को क्या चाहिए, मुझे तो एक आंख भी मिल जाएगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ठीक बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहाँ पे हो? मैं बोला जी यहीं हूँ, क्या PM हाउस आ जाओ। मैं वहाँ से गाड़ी लेकर PM हाउस चला गया। तो उस टेबल पे नाश्ते की पे हम 4 ही लोग मौजूद। उन्होंने कहा कि तभी अपने PA को या किसी को कहा, या रंजन जी को कहा मेरे चाह से कि सुषमा जी से बोलो कि DP यादव को एक जहाज वहाँ से लखनऊ जाने के लिए दे दें, और मुझसे कहा कि आप लखनऊ चले जाओ, राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी आपको वहाँ मिलेंगे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे जी। आप वहाँ से अपना AB फार्म ले आइए। नॉमिनेशन में कुल 2 दिन बाकी थे, यानी कल और परसों का लास्ट। तो मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा था, कोई रास्ता था नहीं। बिल्कुल। तो मैंने उनकी बात, ये एक आशा की किरण थी बस। तो मैंने धन्यवाद किया और मैं वहां से सीधा एयरपोर्ट गया। बल्कि उस दिन एयरपोर्ट से मेरे साथ में अशोक प्रधान जो नोएडा से MP था BJP का, तो वो भी मेरे बहुत पुराने परिचित लोग हैं जी। तो वो मुझे मिल गए। तो मैं और वो उस प्लेन में लखनऊ चले गए। वहां जाके कालिदास मार्ग पे गए तो वहां पे माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी हमें मिले। उन्होंने चाय पानी पिलाई और हमारे हाथ में लिफाफा थमा दिया, ये आपका AB फार्म है। और आते आते माननीय राजनाथ सिंह जी कहने लगे कि भाई नॉमिनेशन ऐसा ही होना चाहिए जैसे मुलायम सिंह। हालांकि मेरे लिए ये भी एक चैलेंज था, मुलायम सिंह जी बड़े नेता, बड़े नाम और बड़ा नाम है। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा, और हमने अच्छा नॉमिनेशन किया, बढ़िया नॉमिनेशन हुआ। उस समय सुना है कि काफी भीड़ थी, और हाँ जी बहुत भीड़ थी, क्योंकि मेरी फॉलोइंग, मेरे नौजवान कॉलेज टाइम से ही हरियाणा के बहुत सारे नौजवान हमारे साथ हिसार एग्रीकल्चर। तब आपको एक बड़े नेता ने क्या कहा था कि लग रहा है कि तुम जीत जाओगे? किसने? CM, तत्कालीन CM थे, किन्होंने कहा? मेरे कल्याण सिंह जी ने आपको कहा था कि देखकर लगता है जीत निश्चित है। हाँ जी 1 लाख लोगों की मीटिंग थी जब कल्याण सिंह जी का हेलीकॉप्टर उतरा के मैदान में। तो कल्याण सिंह जी ने पहले मुझे बधाई दी और फिर मुझसे कहने लगे आज हम राजनीति पे नहीं, आज हम रणनीति पे बोल। तो मेरे लिए तो नई बात थी। मैं बोला रणनीति क्या हो सकती है? तो उन्होंने जो भाषण दिया उसे लेकर के मैं भी थोड़ा असमंजस में आ गया। वो बहुत ही बहादुरी भरे
शब्दों का भाषण था कि लोग ये ना समझें कि वो बूथ कैप्चर करके चुनाव जिता लेंगे। मैं ये कहने आया हूँ कि जो भी इस चुनाव में आए अपना सोच समझ करके आए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पब्लिक तो ये बता रही है तुम चुनाव जीत जाओगे। उसी रात को सरकार गिरा दी गई और सरकार महज मेरे चुनाव की वजह से ही गिराई गई, जो मुझे बाद में पता लगा। तो मैं वो बातें अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। रमेश भंडारी जी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश, वह उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के और उस सरकार को गिराने का काम और रात को ही नई सरकार बनाने का काम, मतलब ऐसा इतिहास में होता नहीं, कभी नहीं होता। सही बात। रात को ही नई सरकार बना और रात को ही सारे अधिकारी बदलने का काम। ज्यादा टाइम लगने वाला सब डीएम एसएसपी पता लगा सुबह तक तो सब इधर से उधर हो गया था। फिर जो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का सिलसिला चला, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर भी 2,90,000 वोट मुझे मिले, वहाँ की पब्लिक ने दिए संभल के लोगों। लेकिन आप चुनाव हार गए थे। ऐसा मैं चुनाव हार गया और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। तो मैं पार्टी के बीजेपी के लोगों के कहने के, नेचुरली ये तो हर पार्टी में होता है बिल्कुल, कि भाई अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप इसकी रिट दाखिल करो। मैंने वकीलों से सलाह किया तो वकीलों ने कहा हाँ साहब रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करो, क्योंकि हमें पता था चुनाव जिस तरीके से। ठीक बात। तो रिट दाखिल की और अगले 8 महीनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दे दिया और नेताजी करप्ट प्रैक्टिस के दोषी बता दिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर घटनाक्रम पूरी जिंदगी को झकझोर गया एकदम के करने बहुत बड़ी भलाई निकले थे उसके बाद और हिस्से में बुराई आई। तो ऐसी घटनाएं हुई जिंदगी में जिन्होंने बिल्कुल बौखला दिया। मैडम से मिलने का क्या आपका रहा? बसपा में मैं ऐसे आपने सपा छोड़ी, भाजपा में आए, भाजपा छोड़ने का क्या कारण रहा? भाजपा छोड़ने का कारण नहीं रहा। भाजपा में मेरे को प्रमोद महाजन जी ने उस दिन में राजस्थान के जयपुर अग्रवाल पीजी कॉलेज में जी छात्र संघ की ओथ करा रहा था। वहाँ हमारे समर्थक राजस्थान में बहुत सारे लड़के डिग्री कॉलेजों में जीते थे जी, मतलब हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, झुंझुनू और तुम्हारा जयपुर महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज जी, इन सारे कॉलेजों में छात्र संघ अध्यक्ष जी हम लोगों के साथी बने। तो मैं माइक पे ही था, इतने पे मेरे मोबाइल पे फोन आता है कि प्रमोद महाजन जी बात करना चाहते। मैंने फोन लिया, मैंने कहा प्रमोद जी की हम बहुत इज्जत करते थे, अच्छे सीनियर लीडर। तो मैं कहा महाजन जी, मैं बोला हूँ क्या? मुझसे बोले डीपी भाई कहाँ हो तुम? तो मैंने कहा जी मैं जयपुर में डिग्री कॉलेज छात्र संघ की। तो उन्होंने कहा क्या दिल्ली नहीं आओगे? मैं बोला जाऊंगा, कल दिल्ली आ जाऊंगा। क्या आज नहीं आ सकते? मैं बोला जी आज भी आ सकता हूँ, इस ओथ के बाद मैं फ्री हूँ। ठीक बात है। तो ओथ दिलवाई, उसके बाद मैंने अपने साथियों से सलाह की। उन्होंने कहा आपको दिल्ली जाना चाहिए जब प्रमोद महाजन जी बुला रहे हैं। जी, मैं तो प्रमोद महाजन ने मुझसे तभी ये कह दिया जैसे आप आओ राजस्थान से तो सीधे मेरे घर आ जाना। मैं जानता था उनका घर, तो मैं वहां से चल करके महाजन जी के घर आया। तो प्रमोद महाजन के घर पे मेरे को वेंकैया नायडू, मैंने फोन भी कर दिया था बॉर्डर से। जी, मैंने प्रमोद जी मैं आ गया हूँ, आधे घंटे में मैं आपके पास पहुंच जाऊँ। तो वेंकैया नायडू, सतपाल मलिक और प्रमोद महाजन। वेंकैया नायडू तो पार्टी प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के बीजेपी के जी, और प्रमोद महाजन जी अटल जी के खासम खास। तो कुल मिला के मैंने कहा जी मैं आ गया हूँ, क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा चलो डीपी भाई आज आपको विधिवत बीजेपी की सदस्यता दिला देते। मैं बोला जी मैं तो आपके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं तो विधिवत सदस्य हो गया। बिल्कुल, जब मैं फूल के निशान पे चुनाव लड़ा हूँ तो बिल्कुल हो गया। तो मेरी पिक्चर तो उसके लिए कहना नहीं चलो प्रेस आएगी अभी 3 बजे, हम उसके सामने सारा आपको शामिल करा सारी बात। तो शायद उस दिन वो मेरे को कोई पदाधिकारी बनाना चाहते थे, ऐसा कुछ था जी जो उनके मन में बताया नहीं, लेकिन उन्होंने बताया। तो कुल मिला करके गए, ज्यादा डिक्लेरेशन हुआ, प्रमोद जी का भाषण भी हुआ, सारी बातें हुई, चले आए। 2 दिन तक 3 दिन तक बधाई मिलती रही। तीसरे दिन धीरे से एक किसी चैनल है, शायद स्टार टीवी था कौन, ऐसा उठाना शुरू किया। तब तक ये विकास वाला केस हो चुका था। जी, अच्छा उसके बाद तो कुल मिला करके धीरे धीरे मतलब कुल मिला के 5 दिन में ऐसा माहौल बना दिया मीडिया ने कि वेंकैया नायडू जी ने मेरे को फोन किया कि डीपी भाई हमें कोई निर्णय लेना पड़ सकता। मैं बोला वेंकैया जी नहीं तो मैंने आपसे कहा था। बिल्कुल, बुलाया आपने ही था। आपने बुलाया था, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पहुंच गया। प्रमोद जी ने कहा था मैं आ गया। मालिक आप लोग हो, जैसा निर्णय लेना चाहे लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो ये मामला इस तरीके से। उसके बाद मैडम से मिलने का क्या आपका, आप बसपा ज्वाइन कर लिया आपने? मैं तब मुलायम सिंह जी ने किसी बात पे हम 3-4 एमएलए लोगों को कुछ ऐसा कह दिया था भाई तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो ऐसा करके। तो हमने एक अपनी रविंद्र आलय एक जगह पड़ती है लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने जी, ये बड़ा एक सभागार है जी, जिसमें करीबन 500-700 लोग बैठने का अरेंजमेंट। बिल्कुल, वहाँ पर हम अपनी मीटिंग कर रहे थे। हम अपने कार्यरत साथियों को कॉल किया था जी, तो हजारों लोग वहाँ
नौजवान लड़के सब आ गए थे। तो अचानक से बाहर वाले लड़के ने आके बताया कि माननीय कांशीराम जी और मायावती जी आए अब हमारे लिए। तो ये भी असर जी की बड़ी बात थी, सही बात। मैं उठ के गया, सामने देखा कांशीराम जी कंधे पर तौलिया डाले हुए, मायावती जी चले आए। मैंने इज्जत के साथ सम्मान पूर्वक उनको ला करके और बैठाया। उन्होंने हमको ये तजवीज़ कर दी, भाई आप लोग बीएसपी में क्यों नहीं आ जाते। हमें भी पता था मायावती बहन जी गरीबों की लड़ाई लड़ रही हैं, गरीब और दलित परिवार से आती हैं, हितों की लड़ाई। और कांशीराम जी तो उस अभियान के नायक थे, तो जिस तरह हम उनकी इज्जत भी करते थे आज भी करते हैं जी। तो कुल मिला करके हम तो वहाँ भी अलग बैठे थे पार्टी से अलग होकर के। तो मैंने कहा जी बिल्कुल हम आके आपसे बात करते हैं। तो इस तरीके से हम माननीय अपना बहन जी के साथ और माननीय कांशीराम जी के साथ आ गए। उन्होंने फिर अभियान एक सौंप दिया मेरे को कि भाई तुमको बीएसपी का रथ लेकर के और पश्चिम के जिलों में निकलना है स्वाभिमान यात्रा पे। तो मैंने उसके लिए वहाँ कर दिया। मैंने कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ तो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं करीबन 15-16 जिलों में, और मैंने देखा गरीबों में जितना उत्साह था उसी बिना पे हम 4-5 लोग चुनाव भी जीत गए। संभल में तो कभी कोई और जीता नहीं था, तो वहाँ के लोगों ने भी इस कदर वोट दिया, इस कदर साथ दिया। एमपी हो गए थे। एमपी हो गए लोकसभा में। तो इस तरीके से हम लोकसभा में आप जीत गए थे, बसपा में आपकी बहुत अच्छा कद हो गया था। बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, हर पार्टी आपको लेने के लिए भागती थी जी। यहाँ तक कि मायावती जी ने तो एक बार ये कहा था कि मुझे मसल मैन की जरूरत है, कि अगर मुलायम के पास राजा भैया है तो मेरे पास भी डीपी यादव है। अगर ये मैं भी मंच पे था, ये तो नहीं कि मुझे मुसलमान की जरूरत है, लेकिन मायावती जी ने बहन जी ने ये रुका था कि अगर तुम्हारे पास नाम नहीं लिया था कि अगर तुम्हारे पास राजा भैया आए तो मेरे साथ भी डीपी यादव है। और मैं मंच पे भरोसा था यानी, तभी उन्होंने आपको ऐसे बिल्कुल सीधी बात थी और हमने साथ दिया। हम जिसके भी साथ रहे हैं हमने कभी कोताही। साथ देने वाली बात पे आते हैं यादव साहब। साथ तो आपने मैडम का बहुत दिया, और विस्तार में आप मुझे बताएं गेस्ट हाउस कांड के बारे में आप बताएं। मायावती जी के साथ आप उस समय वहां थे, विस्तार से बताएं कि क्या था गेस्ट हाउस कांड, कैसे क्या हुआ। दरअसल ये मायावती जी को हैरेस करने का एक तरीका था जो मैं नहीं जानता कि वो मुलायम सिंह जी की नॉलेज में था या नहीं था। मैं बेकार में किसी के लिए झूठ नहीं बोलता। हाँ, कुछ लोगों का प्रपंच जरूर रहा होगा। कौन कौन इन्वॉल्व थे आप नाम लेकर बताएंगे? नहीं, बहुत सारे एमएलए उसमें जो बाद में नाम दिए गए, वो बहुत सारे एमएलए लोगों के नाम थे। जी। लेकिन मैं उन एमएलए में नहीं था जो मायावती जी को परेशान करना चाहते थे, बल्कि मेरी हमदर्दी मायावती जी के साथ इसलिए थी कि वो भी दलितों, गरीबों के, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रही। इसलिए अच्छा, मैं चाहता भी नहीं था, वास्तविकता ये है कि मैंने कभी भी नहीं चाहता था कि माननीय मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी का समझौता टूटे ना, क्योंकि मैंने तो कांशीराम जी के साथ 1-2 मीटिंग तो हैदराबाद से आगे के जंगलों में भी की। कोल जाति के या और ऐसी जातियों के, जनजातियों का वर्चस्व नहीं है। उसमें कहते हैं आपने मैडम की बहुत मदद करी। मदद तो हर उस आदमी की करना चाहिए, मॉरली भी, जिनके हम साथ हैं, चाहे वो मुलायम सिंह जी हुए, चाहे मायावती जी हुए, चाहे कांशीराम जी हुए। हम तो उस नेचर के लोग हैं, हम जहाँ रहते हैं उसमें काट छाट करने की बात तो सोच ही नहीं सकते। कभी धोखा दिया नहीं, विश्वासघात किया नहीं, हम तो दोस्ती वाले लोग। तो कुल मिलाकर के मैंने जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने सहयोग किया, साथ दिया। तो उस लिहाज से मायावती जी के साथ हमारी सिंपैथी थी, और मैं नहीं चाहता था कि मायावती जी को इस तरीके से हैरेस किया जाए। अब लोगों ने जो रचा होगा तो लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा भी है। मैं उसी दिन शाम को ट्रेन पकड़ के मैं तो हरिद्वार चला गया था, क्योंकि वहाँ के 1-2 दोस्त एमएलए, जैसे शोहरा का एमएलए हमारा दोस्त था, हरिद्वार का दोस्त वीरेंद्र सिंह हमारा दोस्त था। तो ऐसे 5-4 एमएलए हमारे उस साइड के थे, तो हम तो उनसे मिलने के लिए उधर चले गए। अब यादव साहब, मैं एक बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ जेसिका लाल हत्याकांड की तरफ। 30 अप्रैल 1999 को जेसिका लाल का मर्डर हुआ। उसमें आपके बेटे विकास यादव का नाम था, उसको एक्यूज रखा गया। विकास पर आरोप थे कि विकास ने आरोपियों की मदद की है एफआईआर के हिसाब से, और उन्हें प्रोटेक्ट किया है। आप उस बारे में विस्तार से बताएं। नहीं, विकास सिर्फ मनु शर्मा का दोस्त, विकास का उसमें रोल नहीं था। विकास पे इल्जाम ये लगाया गया था कि उसने, विकास उस बार में मौजूद नहीं थे ना, जहां गोली चली? नहीं, वहाँ कहीं मौजूद नहीं। इसीलिए विकास को तो कुछ दिनों बाद उसमें बेल मिल गई थी और उसको केस से भी बाहर कर दिया गया था। तो वो तो गाड़ी के मामले में, गाड़ी के उसमें विकास ने, गाड़ी थी वो विकास नहीं, विकास की नहीं थी, मनु शर्मा की गाड़ी थी जी। उसको खड़ी करने में, लाने में कोई हेल्प की ऐसी थी, और वो गाड़ी भी उन्हें बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोएडा में मिली, तो उसमें भी उसका रोल साबित नहीं हुआ। तो उसमें विकास का कोई भी रोल नहीं था। मैं बताता हूँ, ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि हम मीडिया में रहे नहीं,
मीडिया को हमने, हालांकि हमारी मीडिया के किसी कर्मी से उससे क्लीन चिट हो गई विकास? हाँ जी, कोई ऐसा वो नहीं रहा है हमारा दुराव मीडिया के किसी भी भाई से। हम तो जी सम्मान करते हैं उन लोगों का भी। जी जी जी। तो लेकिन बस मीडिया ने जैसा लिख दिया होता चला गया। अब मैं 16 फरवरी 2002 को हुए नीतीश कटारा हत्याकांड की ओर आपको ले चलता हूँ। उसमें भी आपके बेटे विकास और आपके भांजे का नाम था। वो लोग क्या, आपका पूरा परिवार ही आपकी बेटी भारती की सहेली की शादी में सब लोग गए हुए थे। शादी में से ही नीतीश का अपहरण होता है। अपहरण के बाद उसकी हत्या होती है। हत्या होकर डेड बॉडी को जला दिया जाता है और उसको अपहरण करके विकास की सफारी गाड़ी में ले जाया जाता है। इसको विस्तार से बताएं। देखिए, अब आप अपना पक्ष रखें। देखिए, जो निर्णय न्यायालय ने दिया मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। नहीं, फिर भी आप अपनी बात रखें। लेकिन मैं कहता हूं कि वो भी पूरी तरह एक राजनीति का ऐसा प्रेरित मामला था, ऐसा षड्यंत्र मामला था कि किसी भी तरीके से हमको कैसे बदनाम करके कैसे घेरा जा सकता है। उसमें एविडेंस के तौर पे बताना चाहता हूं कि लोग 1.5 महीने बाद आके उसमें गवाह बन गए। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मैं रोड पे खड़ा था, रात को 11 बजे थे, मेरा स्कूटर खराब था, बीचों बीच रोड में खड़ा था, एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न बजाया, मैंने झांक के देखा तो उसमें विकास बैठा था, उसमें विशाल बैठा था। तो ये सब दिमाग से परे की चीज है, बेबुनियाद चीज। भाई कोई आदमी, पहली बात तो स्कूटर खराब जिसका वो अजय कटारा ने, हम उस बात पर भी आएंगे, वो अजय कटारा ने कहा था कि मैं स्कूटर लेकर जा रहा था, सफारी से मेरे स्कूटर को टक्कर मारी रोड पे। एक रोड नहीं, वो मैंने भी पढ़ा है। मैं स्कूटर मेरा खराब हो गया था और मैं रोड पर स्कूटर को लिए। ज्यादा उस मुद्दे पर आएंगे। आप इस केस में क्या अपहरण और ये बॉडी को जलाना, उस विषय पर थोड़ा सा। नहीं, मैं तो इनकार इसलिए करता हूँ कि मेरे को तो उन घटनाओं की असलियत की उसी तरीके से जानकारी है जो सच्चाई है। अब वो बन किस तरह गया, अगर डीपी यादव को किसी विधायक के मर्डर में नोमित वो किया जा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भाई वो केस भी तो हम पे चला। तो सारे एविडेंसेस सब मायने रखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक एविडेंस की जिसको आज भी लोग स्टार विटनेस करके भुनाते हैं, सुरक्षा लेते हैं और उनके बल पर अपना कारोबार चलाते हैं, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि एविडेंस 1.5 महीने बाद एक एविडेंस आती है कि जी मैं इस केस में कुछ कहना चाहता हूँ और पुलिस उसको अपने उसमें शामिल कर लेती है। अजय कटारा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मुझे क्या कहना है, मैं तो उसे जानता नहीं, पहचानता नहीं। वो कहते हैं कि आपने 37 मुकदमे झूठे उनके ऊपर दर्ज कराए और उसने एफआईआर दे दी सब में। मैं भी आज इस बात का गवाह हूं, अगर एक भी कोई केस, एक शब्द भी मैंने किसी के खिलाफ कराया तो मैं जो सजा चाहें उस सजा को पाने के लिए। क्योंकि वो भी मीडिया में काफी बोलते हैं कि मुझे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, झूठ बोलने लग जाते, मुझे सुरक्षा दी जाए। इसका तो कोई इलाज नहीं है। सुरक्षा लेकर के ही वो अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, यानी अनैतिक कार्य करना, प्लॉटों पे कब्जे करना, लोगों से पैसा मांगना, उन्हें डराना धमकाना, ये कहना तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं, आप सत्यापित तरीके से कह सकते हैं बात, उनका उसका ये काम है अजय कटारा का। हाँ, वो तो 1-2 जगह जो सत्यापित, आपने बताया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रखी है। हाँ, हो रखी है, लौनी में चले जाओ, वो आपने नहीं कराई है, जैसे कि वो आपके लिए बोलता है। एक भी, नॉट इवन सिंगल, आपने अपने लोगों से करवाई? मैंने किसी से न कराई है न की है, हमारी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं। कोई भी, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे परिवार के, मेरे साथियों की तरफ से अगर एक भी कोई एफआईआर है। वो आज भी ये बोलता है कि सुरक्षा के गार्ड मेरे 10-11 मेरे पास सुरक्षा कर्मी रहते हैं, रिश्तेदारों ने शादी में बुलाना बंद कर दिया। रोजगार है उसका सुरक्षा। हाँ। ये लोगों को डराने धमकाने के लिए उसका रोजगार है, पैसे मांगने का, पैसे लेने का, प्लॉट कब्जे करने का, जमीन कब्जे करने का रोजगार है उसका। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको लेकर नीलम कटारा शुरू से काफ़ी एक्टिव रही हैं, नीतीश कटारा की मदर। उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है कि मैं संतुष्ट हूँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। देखिए, मैं कोर्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। एक सम्मानीय संस्था है, देश की न्यायिक प्रणाली है, उसने जो किया है, कोई भी कोर्ट जो कुछ करता है उसके ऊपर मेरे को ना कुछ कहना है, ना मैंने कभी कहा। उन्होंने जो भी किया उसको स्वीकार किया। नीलम कटारा जी को भी हम तो कुछ नहीं कह सकते, कोई बुरा भला, उन लोगों ने जैसा किया तो उस तरीके से हम कोर्ट के ऊपर तो कहीं आरोप तो उन्होंने बहुत लगाए हैं आपके ऊपर, ज्यादा घिनौने लगाए, बहुत नहीं लगाए, ज्यादा घिनौने लगाए, खुलकर आगे मीडिया में बोलती रही, ज्यादा घटियापन के लगाए। मैंने तो दुखी, और मुझे हमदर्दी है इस बात की, वो एक माँ है, लेकिन किसी माँ के जब बेटे की बात आती है तो आंखों में आंसू होते हैं, चेहरा परेशान होता है। मैंने कभी ऐसा चेहरा, भारतीय नीतीश की दोस्ती को लेकर भी और काफी कुछ बोला है उन्होंने मीडिया में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आदमी कहानी तो कुछ भी बना सकता है। भारती का भी एविडेंस हुआ, उसने क्लियर कट अपने एविडेंस में। हाँ, उन्होंने शायद कोर्ट में ऐसा बोला, जितनी मुझे जानकारी है कि मैं उसके टच में थी और मेरी दोस्ती थी, और
लेकिन ये मेरे भाइयों ने नहीं किया। जी नहीं, एक कॉलेज में थी बस, और ये मेरे भाइयों ने नहीं किया, मेरी नहीं किया। जानकारी मेरे भाइयों ने नहीं है। तो फिर बात ही वो कहाँ? बोलती हैं कि इसको दबाव से ही कहलवाया और विदेश भेज दिया गया भारती को। नहीं, क्यों विदेश भेजा? नीलम कटारा बोलते हैं कि भारती को वहाँ नहीं, वो भेज तो दिया। मेरा बेटा भी विदेश गया था, तो हायर स्टडीज के लिए बच्चे जाते हैं। आज भी हमारे परिवार के कई बच्चे यूएसए में और यूके में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी तो किसी बात के लिए कहीं भी कोई लेश मात्र भी ऐसा प्रयास ना हमने कभी किया, ना हम करते। अब मैं एक सवाल की ओर आता हूँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 2014 में अंबाला में आपने अमित शाह के साथ स्टेज शेयर किया था और बहुत चर्चाओं में आप रहे थे, बहुत वो मामला बड़ा चर्चाओं में रहा था कि भाजपा प्रत्याशी की एक सभा थी, पार्टी ने, आप स्टेज पे थे, अमित शाह जी से आपकी हलो हुई, बैठे आप, तो पार्टी ने मना कर दिया, प्रत्याशी ने मना कर दिया कि डीपी यादव जी स्टेज पर कैसे आए हमें नहीं मालूम। ऐसा तो क्या? उस बारे में आप विस्तार से बताएं कि ऐसा कैसा? बिना देखिए, बुलाए आप कैसे गए? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, तो वो तो मंच पे आए थे, मेरी नमस्कार हुई थी, और हम एक दूसरे को जानते भी थे, राजनीति में थे, और मुझे कैंडिडेट ने ही बुलाया था। कैंडिडेट हमारा जानने वाला था, अंबाले से लड़का जो रहा था, वो चावल का व्यापारी है और हमको चावल की सप्लाई देता था डिस्टिलरी में हिमाचल में। तो उस लिहाज से उसने, जो उस एरिया में भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सैकड़ों स्टूडेंट थे जो हमारे जानने वाले, तो उन्होंने मेरे को बीजेपी की सारी यूनिट ने बुलाया था। और कैंडिडेट ने ही मना किया था कि आपको? नहीं, मेरे को तो बताता हूँ, मैंने भी कहा था मीडिया में, मन की मैं बगैर बुलाए क्यों जाऊंगा किसी की स्टेज पे। मैं तो बगैर बुलाए, जब वेंकैया नायडू से कह सकता हूँ जी मैं तो कभी आपके पास आया नहीं पार्टी में, तो मैं किसी ऐसी जगह किसी के मंच पर, मुझे तब तक ये भी पता नहीं था कि अमित शाह जी वहाँ आने वाले हैं, तो मैं किसी के मंच पे क्यों जाऊंगा बगैर बुलाए। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई राह चलता हुआ आदमी, मैं तो MP भी था, मैं तो पॉलिटिकल उसका स्टेटस का आदमी था, तो मैं बगैर बुलाए किसी के स्टेज पे क्यों जाऊं। तो उन्होंने इनवाइट किया था कि जी अपने दोस्तों से, जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, अब वो कोई एडवोकेट हो गए हैं, कुछ लोग टीचिंग में आ गए हैं, उनको आकर के एक दफा आप मैसेज दे जाओ हमको वोट दें। मैं चला गया। आप सभी देश के बड़े बड़े नेताओं में जो पुराने कभी दिग्गज हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी के आपके बहुत नजदीकी संबंध रहे, अटल बिहारी जी हो गए, नेताजी हो गए, मुलायम जी हो गए, लेकिन आपके जितने सारे घटनाक्रम रहे, आपका नेचर है, एक अड़ियल सा नेचर तो आपका रहा कि मुझे जमा तो जमा, नहीं जमा तो नहीं जमा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो मेरी नेचर हो सकती है या मेरे दिए गए संस्कार हो सकते हैं। हम बगैर मतलब का समझौता करने के तो आदी हैं नहीं। हमको बिल्कुल साफ तरीके से जीना आता है, स्वाभिमानी तरीके से जीना आता है, तो हम कोई लाग लपेट की जिंदगी जीते भी नहीं है। बाकी तो आदरणीय चंद्रशेखर जी से लेकर के और समझो साहब सिंह वर्मा, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, ये भजन लाल जी, अशोक गहलोत जी, ये सभी लोग तो जानने वाले हैं। यहाँ तक भी जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, वहाँ पर नीम का थाना के एक लड़का जो सुरक्षा में था जी, उसकी मौत हो गई, शहीद हो गया था। मैं उसके घर गया जी, उसके बेटा और बेटी को 2 लाख रुपए डिपॉजिट करके आया कि जब तक ये पढ़ेंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, इनको इसमें से खर्चा मिला। क्यों? तब हम राजस्थान में राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। नीम का थाना से हमने अपना कैंडिडेट भी लड़ाया था जी, और मात्र 242,000 वोट लेके और 200 वोटों से हारा था। खंडेलवाल उसका नाम था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो ऐसे लोग हैं कि हमने सुना कि भाई उसको सुरक्षा कर्मी को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है, तो हम तो उसके बच्चों की बेहद सहायता करने के लिए वहाँ पहुँच गए और उनको अपनी जेब से पैसा देकर के आए। आपने अपनी पार्टी 2007 में बनाई जी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, उस बारे में बताएं कि कैसे आपको ये लगा कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए और अब मैं प्रॉपर खड़ा हूँ और खड़ा कर सकता हूँ? नहीं लगा कि हमने तो प्रूफ किया, अपने आप को साबित किया। हम 4 MLA जिता करके लेके गए अपनी पार्टी। फर्स्ट टर्म में 4 MLA आए। हाँ, मेरी वाइफ भी उसमें MLA बनी। आपकी मैडम रह चुकी हैं MLA? हाँ जी, विधायक रह चुकी हैं। अब भी आज की डेट में भी हमारे तो जिला पंचायत सदस्य हैं। बदायूं की जिला पंचायत सदस्य हमारी भतीजे की बीवी है, बहू है जी। और उससे पहले भारत सिंह MLC जो मेरे रिश्तेदार हैं वो MLC रह चुके हैं जी। जितेंद्र यादव जो मेरा भतीजा वो MLC रह चुका है। आज भी 3 ब्लॉक प्रमुख मुरादाबाद में और संभल में और बदायूं में हमारे हैं। तो राजनीतिक तौर से सक्रिय है, हमने लोगों का भला किया है, उनके लिए काम किया है, उनके दुख दर्द को पहचाना है, उनकी शिक्षा में हेल्प की है।
कारोबार में ऐड किया, रोजगार दिया है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को, मैं जी प्राउड के साथ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ शायद उन गिने चुने लोगों में मैं हूँ कि जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझसे एक बार मेरे यहाँ के किसानों ने कहा कि साहब हमारा गन्ना 100 रुपए कुंटल बिक जाता है, लोग लूट के दलाल ले जाते। मैंने उसी क्षेत्र में चीनी मिल लगाया और फिर उससे बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीनी मिल लगाया। तो मैंने लोगों को कारोबार और रोजगार दिया है और शायद पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपने क्षेत्र में 2-2 चीनी मिल लगा करके लोगों को रोजगार, क्षेत्रीय लोगों को, आज मेरे उद्योगों में कम से कम 15 से 20 हजार लोग काम करते हैं और मेरे स्कूलों में, क्योंकि मैं जिस तकलीफ, हाँ आप अब आपने उद्योग कई सारे, मैं उसी पॉइंट पर आने वाला, स्कूल, कॉलेज, राइस मिल्स। मेरी तकलीफ क्या थी कि हम फटे हुए कपड़ों के बस्तों में किताबें लेकर के पढ़ें पैदल चल के, तो हमें वो तकलीफ याद है, आज भी याद है। इसलिए मेरा मन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए और गरीबों के बच्चों को तो आंख बंद करके शिक्षा देने का काम, बेशक उसके लिए किताब भी दी जाए, कपड़े भी दिए जाएं, खाना भी दिया जाए। इसलिए आज मेरे स्कूलों में 15-16 हजार बच्चे पढ़ते हैं उन क्षेत्रों में कि जहां स्कूलों का नाम ही नहीं था। बदायूं जैसा पिछड़ा एरिया, संभल जैसा पिछड़ा एरिया, उनमें भी हमने डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया, जो कभी ना सरकार ने बनाया ना किसी नेता ने बनाया। हमने तकलीफ दे कि यहाँ शिक्षा होना चाहिए, तो अपनी भरपूर कोशिशों में जरूरतमंद गरीब को आप रिजर्वेशन कुछ देते हैं, फीस में बेनिफिट? हाँ, मेरे स्कूलों में मैंने तो, मेरा स्कूल नोएडा में जब कोरोना की बीमारी आई, मैंने 15 बच्चों को गोद लेकर के, जिनके अभिभावक पेरेंट्स कोरोना की बीमारी का शिकार हो गए थे, उनकी फीस, उनका सारा खर्चा हमने बिल्कुल फ्री का रख करके उनकी भी सेवा करने का काम किया। तो आदमी क्या है, अगर आदमी की तकलीफ पड़ने में उसकी सहायता ना करता, तो ये मानवीय आधार की बातें हैं जो हमेशा रहनी चाहिए। और हम तो देश प्रेम के ओत प्रोत उससे होने वाले लोग। ये तो सुना है कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक किसी की मदद करने में, क्षेत्र के लोगों में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। होनी चाहिए। मैं तो हर राजनीति करने वाले व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि अगर हमने तकलीफ, जनता का दुख दर्द नहीं पहचाना तो हम किस बात की राजनीति करते हैं। इसलिए हमें उनके दुखों में, उनकी तकलीफों में तो काम आना ही चाहिए। लेकिन आप ये बात को कहते हैं कि गलत तरीके से बाहुबली कहना, बदमाश या डॉन या ऐसे कुछ कहना गलत शब्द होंगे। मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं बदमाशी से, डॉन से, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब कोई अपने घर में बैठा कहता रहे, लिखता रहे, तो उसका तो कोई इलाज मेरे पास। अब आने वाले वर्षों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होंगे, अलग अलग स्टेट्स में होंगे, राष्ट्रीय परिवर्तन दल फिर से खड़ा है, एक्टिव है, आगे क्या योजनाएं रहेंगी? आप निश्चित तौर से आप अपने दल के साथ रहेंगे या आप किसी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? अभी तो हम अपने दल के संगठन को मजबूत बनाने में लगे और उसी के बिना पे हम चुनाव लड़ने की मन बनाए हुए हैं। वो कल की अलग बात है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का एक खेल है कि अगर हमको ऐसा लगा समान विचारधारा के या हमारे साथ, हम साथ लेकर चलने वाले, साथ देने वाले कोई लोग आगे आते हैं तो स्वागत है और हम राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे, गरीबों की, मजलूमों की, तकलीफ शुदा लोगों की तकलीफों को दूर करने की राजनीति करेंगे। देश के युवाओं को जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप क्या एक अपना मशवरा देना चाहेंगे, क्या बात कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने समय को, आप चूंकि उस पीड़ा को झेल चुके हैं, देख चुके हैं, आपके घर परिवार में आपके बेटे की जो जवानी का एक वक्त था वो पूरा जेल में निकला, आपने उस दौर को देखा, आपने परेशानी झेली, आपने खुद ने बहुत पीड़ाएं देखी, आप राजनीति में एक अच्छी जगह पर, अच्छे मुकाम पर खड़े हैं, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, तो राजनीति में आने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे? और जो जवानी में गलती से किसी से कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम की तरफ लोग जा रहे हैं युवा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गलतियों को सुधारना ही मानवता का काम है जी। गलतियों को मानना ही इंसानियत है और फिर उसमें सुधार लाना ही जी। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम तो होना ही चाहिए। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे दोस्त लोग जी सब देशभक्ति में हैं। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं सन 62 में चाइना वार जब हुआ था जी, मैं 2nd लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ था मेरठ, लेकिन किसी वजह से, व्यक्तिगत कारणों से मैं जा नहीं सका, वो अलग बात है जी। तो देश प्रेम की भावना तो हम लोगों में कूट कूट कर भरी है। हम तो शुद्ध यज्ञ और हवन करने वाले लोग हैं, धार्मिक तौर से ईश्वर को मानने वाले लोग। तो कुल मिला के मेरा संदेश तो यही है कि हम सबको मिलकर के एक अच्छे भारत का, एक अच्छे हिंदुस्तान का, एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग देना। सही पथ पर चलें, सही जगह फोकस रखें। जी ठीक है जी। डीपी यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में पधारे। तो देखा किस तरह से डीपी यादव जी ने अपने जीवन के अनछुए पहलू हमसे साझा किए और किस तरह से अपने जीवन की बातें बताई और युवाओं को प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए बताया कि किस तरह से युवा प्रगति की ओर जा सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। तो देखते रहिए दा दिवाकर शो।